नमस्ते, वेलकम टू लाइक माय चैनल। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में जो इंस्ट्रूमेंटेशन केमिस्ट्री का फोर्थ पेपर था उसमें हमारे पास पोलरिग्राफी थी। पोलरिग्राफी स्टडी हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे कि पोलरिग्राफी क्या होती है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी स्टडी हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। जो एक इलकोविक इक्वेशन होती है, लिमिटिंग करंट डिफरेंट इलकोविक इक्वेशन हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। उसके बाद आता है फैक्टर इफेक्टिंग और डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। उसने कहा कि कंसंट्रेशन से डिफ्यूजन करंट पे इफेक्ट होता है और टेम्परेचर से, अब जो मरकरी ड्रॉप से भी करंट डिफ्यूजन करंट पे कुछ इफेक्ट पड़ता है। पोलरिग्राफी मैक्सिमा होता है। अब देखिए जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन के लिए तो हमने लास्ट वीडियो में इक्वेशन दी थी। सबसे लास्ट में हमने इक्वेशन ड्राइव की थी ID इज इक्वल टू K डॉट C, जहाँ पे K कांस्टेंट था। K की वैल्यू 7.706 डॉट N इज इक्वल टू 1 अपॉन D इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, M इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, T इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 थी। उसकी वैल्यू पे क्या आया था, जहाँ पे K को कांस्टेंट कहा गया, कांस्टेंट बोला था। तो ID इज इक्वल टू ID डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C। जो ID तक डिफ्यूजन करंट होता है, तो उसने कहा कि जो डिफ्यूजन करंट होता है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही कि वो टेम्परेचर का इफेक्ट, जो डिफ्यूजन करंट का इफेक्ट होता है ID डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, डिफ्यूजन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कंसंट्रेशन। वही टेम्परेचर की अगर बात करें हम, टेम्परेचर भी डिफ्यूजन करंट पे इफेक्ट डालता है। यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो मरकरी की विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यदि टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो मरकरी की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहाँ नॉर्मल पॉइंट होता है, यहाँ पे मरकरी की विस्कोसिटी या कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। मतलब जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है। नॉर्मल टेम्परेचर जो यूज किया जाता है पोलरिग्राफी में 2.5 सेंटीग्रेड होता है। वही थ्योरी में यही लिखा है वो, एट द नॉर्मल टेम्परेचर मरकरी विस्कोसिटी या कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम या कंसंट्रेशन इज नॉर्मल एट द नॉर्मल टेम्परेचर। when temperature increase viscosity of mercury will be high. when temperature decrease viscosity of mercury increase. टेम्परेचर इफेक्ट द विस्कोसिटी ऑफ मरकरी। टेम्परेचर का इफेक्ट विस्कोसिटी ऑफ मरकरी पे पड़ता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन करंट इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। वहीं अगर मेन पॉइंट की वही बात करें हम कि जो इस एक्सपेरिमेंट में जो टेम्परेचर का यूज होता है वो 2.5 डिग्री पर ही ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। वहीं लाइफ टाइम ऑफ मरकरी ड्रॉप की अगर बात करें, जो मरकरी ड्रॉप होती है वो टाइम टू टाइम गिरती रहती है। देखिए एक तो हाई स्पीड में, अब जब ब्यूरेट आपने बोतल देखा होगा, जब आपके ड्रिप लगती है, कभी देखना हॉस्पिटल में ड्रिप लगती है तो उसमें एक प्लग लगा होता है। प्लग के बेस पे जो स्विंग प्लग होता है ना, तो उसके बेस पे हम ड्रॉप को बहुत फास्ट भी कर सकते हैं या ड्रॉप बहुत स्लो भी हो जाती है। तो उसने कहा कि मरकरी की जो ड्रॉप होती है उससे भी डिफ्यूजन करंट पे इफेक्ट पड़ता है। यदि मरकरी की ड्रॉप का लाइफ टाइम शॉर्ट होता है, मतलब जल्दी गिरती है, तो डिफ्यूजन करंट मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है। हाँ, डिफ्यूजन करंट मिनिमम प्रोड्यूस होता है क्योंकि स्मॉल अमाउंट में एनालाइट प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो ड्रॉप है बहुत फास्ट गिर रही है। अगर उसी के उसमें बोला उसने, यदि मरकरी ड्रॉप का जो लाइफ टाइम होता है लॉन्गर होता है, वो एक बूंद काफी 2 सेकंड 4 सेकंड में गिर रही है, तो डिफ्यूजन करंट जो प्रोड्यूस होता है, लार्ज डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस होता है। और जो एनालाइट होते हैं, एनालाइट जो ड्रॉप पे एनालाइट डिपॉजिट हो गए वो भी मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं। वही यहाँ पे थ्योरी में उसने लिखा, when lifetime of mercury drop is smaller, so small amount of analyte deposit on the drop। तो उसने कहा कि जब मरकरी की लाइफ शॉर्ट हो, when lifetime of mercury drop is short, तो स्मॉल अमाउंट में एनालाइट डिपॉजिट होते हैं। और उसने कहा कि एंड स्मॉल डिफ्यूजन करंट इज प्रोड्यूस, और डिफ्यूजन करंट थोड़ा सा प्रोड्यूस होता है जब लाइफ शॉर्ट होती है। यही अगर ड्रॉप की लाइफ लॉन्ग हो, एक ड्रॉप 2 सेकंड बाद गिर रही है, फिर दूसरी ड्रॉप भी 2-3 सेकंड बाद गिर रही है, तो डिफ्यूजन करंट उसके कंपैरिजन में मैक्सिमम ज्यादा होता है। वही कैपिलरी कांस्टेंट की अगर बात करें, कैपिलरी कांस्टेंट भी इफेक्टिव होता है
m इज इक्वल टू 2/3, t इज इक्वल टू 1/6 जो होता है, इसे ही कैपिलरी कांस्टेंट कहा जाता है। अब देखिए जो पेलोरोग्राफिक मैक्सिमा होता है, पेलोरोग्राफिक मैक्सिमा भी डिफ्यूजन करंट में ही आता है। अब जब वो लिमिटिंग करंट में आता है, देखिए जब एक प्रोड्यूसिंग करंट था, प्रोड्यूसिंग बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता था, फिर एक डिफ्यूजन करंट आया जो थोड़ा सा पहले करंट प्रोड्यूस होना बंद हुआ, फिर उसके बाद डिफ्यूजन करंट आया जिस जो छोटी सी मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ था, उसको डिफ्यूजन करंट कहा उन्होंने। उसके बाद एक लिमिटिंग करंट आता है जो बहुत ज्यादा करंट होता है। देखिए एक मिनट ऊपर में डायग्राम में दिखा देता हूँ लिमिटिंग करंट क्या था। वैसे आप लास्ट, हाँ ये लिमिटिंग करंट था जो सबसे लास्ट में प्रोड्यूस हुआ। ये लिमिटिंग करंट तो सबसे मैक्सिमम हुआ, डिफ्यूजन करंट बीच में। यहाँ पे एक प्रोड्यूसिंग करंट डेवलप होता है, 2-3 मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो लास्ट वीडियो आप देख लीजिए पिछले लेक्चर मैंने, तो उसमें आपको मिल जाएगा। देखिए पोलरिग्राफिक मैक्सिमा क्या होता है, जब लिमिटिंग करंट हद से ज्यादा मैक्सिमम हो जाता है तो पोलरिग्राफिक मैक्सिमा प्रोड्यूस हो जाता है। देखिए पोलरिग्राफिक मैक्सिमा जो होता है वो इस तरीके से होता है, यहाँ पे एक प्रोड्यूसिंग करंट होता है, जैसे ये सीधा ज्यादा प्रोड्यूस, यहाँ पे एक डिफ्यूजन करंट, तो यहाँ डिफ्यूजन करंट होता है, उसके बाद यहाँ पे लिमिटिंग करंट आ जाता है। लेकिन जब मैक्सिमा आ जाता है कि लिमिटिंग करंट हद से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ से नहीं आगे प्लस सीधा जाएगा, फिर उसके बाद बैक आने के बाद जब करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको पोलरिग्राफिक मैक्सिमा कहा जाता है। When increase the limiting current, it's called पोलरिग्राफिक मैक्सिमा। वही थ्योरी में उसने बताया कि जब लिमिटिंग करंट इंक्रीज होता बढ़ जाता है तो उसे ही पोलरिग्राफिक मैक्सिमा कहा जाता है। कॉसेस या रीजन ऑफ पोलरिग्राफिक मैक्सिमा, उसने कहा कि पोलरिग्राफिक मैक्सिमा का रीजन क्या होता है या वजह क्या होती है। The exact reason, the exact reason for polarigraphic maxima is still unknown। उन्होंने कहा, देखिए आप कोई सी बुक उठा के देख लीजिए, पोलरिग्राफिक मैक्सिमा का जो रीजन है अभी तक अननोन है, मतलब अभी तक पता नहीं लगा पाया, प्रॉपर रीजन हमें पता नहीं, बस अनुमान लगाया गया है कि पोलरिग्राफिक जो मैक्सिमा होता है इस कारण प्रोड्यूस होता है, इस कारण फॉर्म हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन हमें नहीं पता है कि पोलरिग्राफिक मैक्सिमा क्यों फॉर्म होता है। But maybe it low concentration of supporting electrolyte may be reason of polarigraphic maxima। उसने कहा लेकिन जो लो कंसंट्रेशन होती है जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की लो कंसंट्रेशन होती है, यही पोलरिग्राफिक मैक्सिमा का रीजन हो सकता है। जब कंसंट्रेशन लो हो जाती है और सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कंसंट्रेशन लो तब होगी जब डिफ्यूजन करंट मैक्सिमम होता है, तो लो कंसंट्रेशन हो जाती है। जब लो कंसंट्रेशन होती है तो उसी का रीजन बोला कि लो कंसंट्रेशन की वजह से पोलरिग्राफिक मैक्सिमा प्रोड्यूस हो जाता है। कंसंट्रेशन हाई हो तो पोलरिग्राफिक मैक्सिमा प्रोड्यूस नहीं होगा, लिमिटिंग करंट ही फॉर्म होता है। H पॉजिटिव आया और H नेगेटिव आयन, उसने क्या कि आयन का डिस्चार्ज जो होता है, आयनाइज्ड होना, जैसे वाटर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में आयनाइज्ड हो जाता है, आयन का डिस्चार्ज भी पोलरिग्राफी पे इफेक्टिव होता है। रिमूवल ऑफ पोलरिग्राफिक मैक्सिमा। अब देखिए जो पोलरिग्राफिक मैक्सिमा है उसको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। रिमूवल ऑफ पोलरिग्राफिक मैक्सिमा, surfactant can be removed of polarigraphic maxima। Triton X100 non-ionic detergent या जिलेटिन, उसने कहा कि जो सर्फेक्टेंट होते हैं वही पोलरिग्राफिक मैक्सिमा को रिमूव कर सकते हैं। उसने फिर वहां 2 एग्जांपल दे दिए। ट्राइटोन X100 एक डिटर्जेंट है जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट है, उसके द्वारा हम पोलरिग्राफिक मैक्सिमा को रिमूव कर सकते हैं। जिलेटिन होती है, जिलेटिन के द्वारा हम पोलरिग्राफिक मैक्सिमा को रिमूव कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पोलरिग्राफी। अब देखिए एप्लीकेशन क्या है, यूजेस ऑफ पोलरिग्राफी का यूज क्या क्या होता है, यहाँ हम यूजेस के बारे में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल सिस्टम में, मेडिकल फील्ड में और नॉर्मली में। यूज, इट्स यूज फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालाइज। उसने कहा कि जो पोलरिग्राफी का यूज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए किया जाता है, जो सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं
जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए किया जाता है, कितनी मात्रा में या कितनी मात्रा में ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है मिक्सचर में। इट्स यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ ट्रेस मेटल इन द एलॉयज। उसने बोला कि इसका यूज ट्रेस मेटल के लिए भी किया जाता है एलॉयज में। ट्रेस मेटल, अब ट्रेस जो मेटल होते हैं स्मॉल मेटल होते हैं। ट्रेस एलिमेंट के बारे में आपने एमएससी सेकंड फाइनल ईयर में, सॉरी बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ा होगा कि ट्रेस मेटल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स वही होते हैं जो स्मॉल होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर भी स्मॉल होता है, वो एटॉमिक वेट भी स्मॉल होता है। ट्रेस मेटल्स वही होते हैं। इट्स यूज फॉर इन्वायरमेंटल एनालिसिस। इसका यूज इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए भी किया जाता है। वहीं बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें, उसने बोला कि इसका यूज विटामिन, जो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, विटामिन को डिटरमाइन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इट यूज फॉर डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन। जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, उसको डिटरमाइन करने के लिए भी फ्लोरोग्राफी का यूज किया जाता है। मेडिकल फील्ड, इट यूज फॉर एनालिसिस द नेचर, कलरिंग सब्सटेंस एंड ड्रग्स। फ्लोरोग्राफी का यूज मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छे से किया जाता है। जो कलर होते हैं, नेचुरल कलर होते हैं, सब्सटेंस होते हैं और ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स होते हैं जो मेडिसिन के आप जितने भी कलर देखने मिलते, जो सिरप वगैरह होती है, उनके जो कलर होते हैं फ्लोरोग्राफी के द्वारा ही चेंज किए जाते हैं। नेचुरल कलरिंग होती है और ड्रग्स में उसका यूज बहुत अच्छे से किया जाता है। उसके बाद हमारा क्रोमेटोग्राफिक में, क्रोमेटोग्राफी तो हम पढ़ लिए है। उसके बाद हम गैस क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, जो क्रोमेटोग्राफी का ही पार्ट होता है। गैस क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी पे होगा। ओके, थैंक यू।